अगले दिन सुबह से ही मोहन के घर में हलचल शुरू हो गई थी। सरला घर को साफ सुथरा कर रही थी और गीता को सादगी से तैयार कर रही थी। घर छोटा था लेकिन साफ सफाई और अपनापन साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से बैलगाड़ी रुकने की आवाज आई। लगता है जमींदार जी आ गए। मोहन जल्दी से बाहर जाता है। सामने जमींदार बहादुर सिंह और उनका बेटा रमेश खड़े होते हैं। नमस्ते जमींदार साहब, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। नमस्ते मोहन। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। हमें तो तुम्हारा अपनापन दिख रहा है। सब अंदर बैठते हैं। सरला पानी लेकर आती है। नमस्ते जी, आप लोग कुछ लीजिए। नमस्ते बहू, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। थोड़ी औपचारिक बातें होती हैं। मोहन, हमने तुम्हारी बेटी के बारे में बहुत अच्छा सुना है। संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। जी साहब, हम तो बस बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, बाकी सब भगवान की मर्जी है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ पल बाद बहादुर सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, अगर ठीक लगे तो लड़की को बुला लीजिए। जी अभी बुलाती हूँ। सरला अंदर जाती है और गीता को लेकर आती है। गीता सिर झुकाकर सादगी से चलती हुई सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रमेश पहली नज़र में ही गीता को देखता है। उसकी सादगी, शांति और विनम्रता उसे तुरंत पसंद आ जाती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी गीता। बहुत अच्छा नाम है। तुम घर के कामकाज संभाल लेती हो? जी, जितना हो सके मैं माँ का हाथ बटा देती हूँ। रमेश गीता को ध्यान से देखता है, फिर धीरे से बोलता है, पिताजी, मुझे गीता पसंद है। इनकी सादगी और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसी ही जीवन साथी की मुझे तलाश थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। मोहन, हमें किसी लेन देन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए। इतना सुनकर माहौल खुशियों से भर जाता है। तभी एक कोने में खड़ी नीलम हल्की हंसी के साथ तंज कसती है। वाह दीदी, पहली ही नजर में पसंद आ गई आप। सच में किस्मत हो तो आपकी जैसी हो। सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। नीलम आगे बोलते हुए हल्की कड़वाहट के साथ, बस थोड़ा सा सीधा साधा बन जाओ और सबको अपना बना लो, है ना दीदी? रमेश को ये बात मजाक जैसी लगती है। वो हल्का मुस्कुरा देता है। लगता है आप अपनी बहन से मजाक कर रही हैं। नीलम सीधे देखते हुए हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर से जलन के साथ। मजाक नहीं, मैं तो बस सच कह रही हूँ। दीदी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हम जैसे लोगों को थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। गीता चुप रहती है और सरला नीलम को इशारे से चुप रहने को कहती है। बच्चे हैं, मजाक तो चलता रहता है। लेकिन रमेश के मन में हल्का सा सवाल जरूर पैदा हो जाता है। घर में खुशी तो है, लेकिन नीलम की जलन अब साफ दिखाई देने लगी है। राजा हो, रंक हो, चोर हो या कोई साहूकार, एक बात को लेकर सभी एक समान चिंतित दिखाई देते हैं, और वो है संतान का भविष्य। ऐसी ही सोच जगन की थी। जगन एक चोर था। बरसों से वो चोरियां करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। परिवार का खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। चोरी के धंधे में ऐसा नहीं होता कि रोजाना दांव लग ही जाए। कई बार तो कई दिनों तक उसका दांव नहीं लगता था और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ता था। कई बार इतना मोटा दांव लगता था कि पूरा घर कई दिनों तक दिवाली मनाता रहता था। जब जब ऐसा होता, तब तब जगन को लगता कि दुनिया में इससे बेहतर दूसरा कोई काम ही नहीं है। अतः उसने फैसला कर लिया कि वह अपने बेटे को भी अपनी तरह एक सफल चोर बनाएगा। इसी सोच के चलते एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उसने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अब हमारे परिवार का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी धंधे में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने सही तरीके से मेरे काम को सीख लिया तो हमारी कमाई तो बढ़ेगी ही और घर में खुशहाली भी आएगी। लड़का चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। फिर एक स्थान पर रुककर जगन बोला, देखो, मैंने अपनी पहली चोरी उस घर में की थी। पहले ये घर कच्चा था और इस घर में बिजली भी नहीं थी। उन दिनों इस घर में दिया जलता था। मैंने पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की थी। और वो घर देखो, जहां आज एक कार खड़ी है, वहां पहले एक साइकिल होती थी। मकान भी कच्चा था। मैंने इस घर में भी चोरी की थी। बेटा, अब तुमको मेरे काम में हाथ बटाना है।
इसके अलावा और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो आज संपन्न लोगों की बस्तियां हैं। जब ये कॉलोनियां बस रही थी तब मैंने अधिकांश घरों में चोरियां की थी। समय के साथ साथ ये लोग संपन्न हो गए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। संपन्न घरों से अच्छा माल मिलता है। जगन बोले जा रहा था और उसका बेटा सुन रहा था। वो गुमसुम सा था, उसके चेहरे के भावों से लग रहा था मानो उसके मन मस्तिष्क में कोई अंधर चल रहा हो। जगन उसे इसी प्रकार कई कॉलोनियों में घुमाकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वो उसे अपनी सफल चोरियों की दास्तान सुनाता रहा, लेकिन लड़का जैसे वहां था ही नहीं। वो तो किसी अन्य विचारों में उलझा था। घर आकर जगन ने बेटे से कहा, बेटा अब तुम आराम करो, कल हम काम पर चलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारा दांव भी अच्छा लगेगा। अपनी बात कहकर जब जगन जाने लगा तो लड़के ने उसे रोककर कहा, बापू। बोलो। जगन थिठका, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ बापू, वो बड़े ही गंभीर लहजे में बोला। आपने आज मुझे बहुत से ऐसे घर दिखाए हैं बापू जहां आपने चोरी की। आपने ही बताया कि कल तक वे लोग इतने संपन्न नहीं थे, बल्कि आपने ये भी बताया कि एक घर में तो दिया जलता था और आज वहां बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस जगमगा रहे हैं। तू कहना क्या चाहता है रे? जगन उलझन में पड़ गया। बापू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने घर की तरफ देखा? क्या मतलब? अपने घर को तो मैं रोज ही देखता हूँ, मगर आपको इस घर में छाया अंधेरा दिखाई नहीं देता? क्या मतलब? चौंका जगन। तो क्या कहना चाहता है बेटा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में आज से सालों पहले भी इस दिए की मरी हुई रोशनी होती थी और 20 साल बाद भी इस घर में अंधेरा ही है। जबकि जिन घरों में आपने चोरी की वहां आज दिए के बजाय बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस जगमगा रहे हैं। हमारे घर में अंधेरा है। क्यों बापू, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? जगन की तो जैसे बुद्धि ही चकरा गई। बेसुध सा खड़ा वो बेटे का चेहरा देखता रहा। बेटा क्या कहना चाहता है, इस बात को वो समझ तो रहा था, लेकिन इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि उसके घर में आज भी अंधेरा क्यों है। मैं बताता हूँ बापू कि आपके द्वारा इतने जोखिम उठाने के बाद भी घर अंधेरा क्यों है। आपकी लाई गई दौलत में न तो ईमानदारी की खुशबू थी और न ही मेहनत का रंग, इसलिए हमारे घर में आज भी अंधेरा है। और जिनके घरों में आपने चोरी की उनके घरों में आज बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस की चमक दमक इसलिए है क्योंकि वे लोग ईमानदारी और मेहनत की कमाई करते हैं। चोरी होने के बाद भी वे गरीब नहीं हुए, मगर मेहनत व ईमानदारी की कमाई न करने के कारण आप अमीर नहीं हो सके। जिस पैसे को कमाने में इंसान के पसीने की गंध होती है, उसी पैसे में बरकत होती है बापू। हराम के अरबों खरबों रुपए भी आदमी को वो सुख चैन नहीं दे सकते जो ईमानदारी की एक पाई पाकर उसे मिलता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी गूढ़ और ज्ञान भरी बातें सुनकर जगन ठगा सा खड़ा था। उसका सिर झुक गया था और जुबान को जैसे लकवा मार गया था। एक क्षण रुकने के बाद बेटा पुनः बोला, अब आप चाहते हैं कि मैं भी आपके रास्ते पर चलूं? इसका मतलब तो यही हुआ बापू कि आप चाहते हैं कि न सिर्फ मैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अंधेरे से जूझती रहे। जरा सोचो बापू, सोचो, क्या हम दोनों मिलकर भी घर के इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं? नहीं बापू, नहीं, आप और मैं ही नहीं, अगर हमारा पूरा परिवार भी इसी धंधे को अपना ले तब भी हम इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। इस कमाई में न हमारी मेहनत है, न पसीने की खुशबू और न ईमानदारी की महक। चोर के मन पर हमेशा एक बोझ होता है बापू, और वो बोझ उसे कभी सिर उठाकर नहीं चलने देता। दुनिया भले ही इस बात को न जानती हो, लेकिन एक चोर जानता है कि वो एक चोर है, और चोर बेईमान लोग कभी गर्व से सीना उठाकर नहीं चल पाते। अगर अब भी तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलकर अपना जीवन इस अंधेरे में गुम कर दूं, तो ठीक है बापू, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे भी बड़ा और सफल चोर बनूं। नहीं, जगन के मुंह से जैसे घुटी घुटी सी चीख निकली, नहीं मेरे बेटे, नहीं। फिर अचानक ही वो रो पड़ा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने सच कहा बेटे, जिस कमाई में पसीने की महक नहीं होती, उस कमाई को खाने वाले परिवार का घर कभी रोशनी से नहीं जगमगाता।
काली कमाई अंधेरा ही फैला सकती है, खुशी का उजाला नहीं। बेटे, मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी यह गंदा काम नहीं करूँगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई भी नहीं। ओह मेरे बच्चे, आज मैं जान गया कि क्यों आज तक मैं सुख की सांस न ले सका, क्यों आज तक मुझे सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई, क्यों आज तक इस घर में बरकत नहीं आई, क्योंकि आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये कहते कहते जगन जोर से रोने लगा। उधर पिता को पश्चाताप करते देख बेटे की आंखों में भी खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। कुछ सचेत होकर जगन पुनः बोला, मगर अब मुझे विश्वास है कि अब मेरे घर का अंधेरा जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी पूर्वजन्म के फलस्वरूप ही ईश्वर ने मुझे नेकी और ईमानदारी से भरा तुझ जैसा कुलदीपक जो दिया है। और फिर जगन उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। वो स्वयं भी शायद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू खुशी के थे या गम के। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है, उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं। वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। जब मेरी फौज में ही दम नहीं तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ, हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ रुको और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है, ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, बहुत अच्छे दूत। जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें हमारी, सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी। तुम आ गए, मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना रामन? तेनाली ने कृष्णदेवराया को शहंशाह की शर्त के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद वो और निराश हो गए। रामन, ये क्या कर दिया? ये काम नामुमकिन ही। शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए पूरे 1 हफ्ते का समय दिया है महाराज, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तेनाली, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन याद रहे, इस पूरे राज्य का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उत्तर के शहंशाह ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहांपना, 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 वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी।
बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। तेनाली की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत की तरह बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और तेनाली रामन भी महल लौट पड़े ताकि आराम कर सके। वाह तेनाली, तुमने कर दिखाया। शहंशाह आखिरकार शर्म के मारे भाग ही गया और मेरा राज्य अब फिर से सुरक्षित है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कुछ खाली पन्ने। प्रिय भक्तों, महादेव के पुत्रों के रूप में हम भगवान श्री गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के संदर्भ में तो जानते ही हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की 3 पुत्रियां मनसा देवी, ज्योति और अशोक सुंदरी भी थीं। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हुंड नामक एक दैत्य ने सहस्त्र वर्षों तक घोर तप कर अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और शक्तियों को प्राप्त कर उसे स्वयं पर अत्यंत अहंकार हो गया। वो अपने तप द्वारा अर्जित शक्तियों का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं को भी व्याकुल करने लगा। ऋषि मुनियों और देवताओं पर इस प्रकार की दुष्टता होते देख अशोक सुंदरी दैत्य हुंड पर अत्यंत क्रोधित हुई और इस कारण अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने हुंड दैत्य को श्राप दे दिया। दैत्य हुंड, अपने इस कृत्य के लिए तुम दंड के भागी हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम्हारा वध मेरे होने वाले स्वामी नहुष के हाथों होगा और तब इस। क्या हुआ भाई, क्या मामला है? इतने लोग का इकट्ठा तुम खाने में घुसे चले आ रहे हो? बता जल्दी बोलो। हजूर माई बाप, ये हमारा लड़का तौफीक है। ये सुबह शाम सब्जी बेचता है, दिन में पंचर बनाता है। ये इनके गांव में इतने दिन से सब्जी लेके जाता रहा है। ये लोग पकड़ के इसकी दुर्गति कर दिए हैं, कल बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। अब इसका औजार काट डाले हैं, एकदम जड़ से काट के खत्म कर दिए हैं। अभी छक्का हो गया है। बताइए हम इसको लेके कौन सी दुनिया में जाएं? ये जुल्म किया है इन लोगों ने मिलके। इसमें सबसे आगे पेलई काका है, उसके बाद ये प्रधान जी है इनके गाँव के। ये लोग मिलके हमारे लड़के को बिल्कुल एकदम छक्का बना दिए हैं। ये बताइए इस दुनिया में क्या हो रहा है? हम लोग इतने दिन से गाँव में रह रहे हैं, अब उस गांव के बगल में ही इनका गांव है। बताइए, इतने दिन से सब्जी साग बेचा करता था हमारा लड़का, अब ये अचानक में पागल हो गए, उसका काट डाले हैं बुरी तरीके से। अब मारे हैं उल्टा लटका के इतनी बुरी तरीके से कि बोल भी नहीं पा रहा है हमारा लड़का। बताइए आप। हाँ हजूर, अब देखो लड़के को क्या बना दिए हैं ये लोग। बताओ, हमारा सबसे बड़ा लड़का यही है, सबसे बड़े लड़के का ये हाल कर दिया। अब इससे शादी कौन करेगा? हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। पहले प्रसाद जी, प्रधान जी क्या कह रहे हैं ये लोग? इनकी बात में अगर सच्चाई है तो हम बख्शेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ना पहले आप हमारी बात को सुनिए और उसको समझिए। बात को समझने के बाद आप जो एक्शन लेंगे वो हमको मंजूर होगा पूरी तरीके से। ये अपने लड़के का नाम तौफीक बता रहे हैं ना, इसका नाम इनके हिसाब से तौफीक है। इनके लड़के के हिसाब से इसके 5-6 नाम है, सारे हिंदू नाम है। हमारे गांव में जब भी आता है सब्जी बेचने, ये हाथ में कलावा पहन के बढ़िया टीका लगा के आता है। हमारी गांव की 2-3 लड़कियों पे इसकी गंदी निगाह है, घटिया वाली, समझ रहे हैं? इसके ऊपर हम बहुत दिन से नजर गड़ाए बैठे थे। वो तो कल शाम को हम टीवी में देख रहे थे कि दिल्ली में कौनो लड़की की इसी की मानसिकता वाला कौनो लड़का पहले हत्या किया, उसके बाद 30-35 टुकड़ा में काट काट के उसको फ्रिज में रखा था। वो देखते ही खबर हमारी खोपड़ी सनक गई। तुरंत हमारी निगाह में ये आवा कि ये भी ऐसा ही कुछ घटना को अंजाम देने के लिए चक्कर लगा रहा है गाँव में। इसको हम रंगे हाथ पकड़ लिए। कल पकड़े तो प्रधान जी को बुलाए, प्रधान जी आए, 4-5 लोग मिलके जो फैसला किया हमने उसको अंजाम दे दिया। किसी और लड़की की जिंदगी ना खराब करे अपने लाइफ में, इसलिए हमने इसका इसी वक्त पूरी तरीके से एकदम संपूर्ण इलाज कर दिया है। अभी किसी काम के लायक नहीं है।
पहले काटे हैं, उसके बाद लोहा गर्म करके बिल्कुल दाग दिए हैं कि दोबारा उस जगह पे कोई और कार्रवाई हो ही ना सके। समझ रहे हैं? अब आप चलिए हमारे गांव में, पहले उन कन्याओं से आपकी हम मुलाकात कराते हैं जो इसके फरेब के चक्कर में इससे बातचीत करने में लगी हुई थी। और ऐसी घटना जब जब होगी, हमारे पूरे गांव की बात कर रहे हैं, तब तब हम यही कार्रवाई करेंगे। यही इनका सटीक इलाज है, इसके अलावा इनका कौनो इलाज नहीं है। नहीं तो हम लोगों की लड़कियां ऐसे मरती रहेंगी। ये गलत कह रहे हैं हजूर। वो लड़की ना इनकी जात की थी, ना इनके बिरादरी की, ना इनके पड़ोस की। उससे इनका कौनो रिश्ता नहीं है, कौनो लेना देना नहीं है। फिर भी हमें लड़के को मार के छक्का बना दिया है। हे सलमा भाजी, चुपचाप खड़ी रहो जहाँ खड़ी हो, ठीक है? हमारी जात कुछ नहीं है, जात का नाम तुम लेना मत यहाँ पर। हिंदू की लड़की थी, उसके पीछे ही पड़ा था, बस इतना हम जानते हैं। अब ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। अपनी पूरी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हमारा सबका ठेका है, ठीक है? जौन बगल के घर में हो रहा है वो हमारे घर में भी हो सकता है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। या अल्लाह, अब हमें लोगन के लड़के सुरक्षित नहीं है, ठीक है? आप हजूर इस पे कार्रवाई करो और हम इस पे करेंगे मुकदमा, ठीक है? तरह तरह के वकील हम इस पे खड़ा करेंगे और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा। ऐसा बता दे रहे हैं। जब ससुर का ठुमला, तुम राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ, उसका हथियार पूरी तरीके से काट के खत्म कर दिया गया, दोबारा नहीं निकलेगा वो। समझो कि नहीं समझो? और अगर तुम्हारा कौना लौंडा इस तरीके की हरकत करता हुआ हमारे गाँव में दोबारा पकड़ा गया तो फिर उसका भी यही हाल करेंगे, चाहे ससुरा हमको हो जाए फांसी, छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज हम पूरे देश में सबको देना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की कौनो घटना तुम्हारे आस पड़ोस गांव दिखती है ऐसी, तो तुरंत उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उसको तुरंत अंजाम दे दो। इंतजार एक दिन का भी ना करो, ठीक है? नहीं तो ऐसा ही तुम्हारे घर की लड़कियां छोटे छोटे टुकड़ा में काट के कहीं फ्रिज में रखी हुई मिलेंगी। अरे रुकिए तेलई जी, काहे कानून को अपने हाथ में लिए फिर रहे हैं? इसका कानून के रास्ते से भी तो इलाज है। हमारे पास आए होते आप। देखिए ऐसा है, हम अपनी नौकरी नहीं फंसाएंगे, हमारे बीवी बच्चों का खाना खर्चा इसी नौकरी से चलता। हम तो कार्रवाई करके रहेंगे, इतना समझ लीजिए आप। नहीं तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। हम एक एक चीज की बाकायदा जांच करेंगे, आपके गांव में भी जाएंगे और जो गलत पाया गया उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इस मामले को। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि अगर हम कार्रवाई से डरते तो यहाँ आते नहीं। इसने गलत किया है, उसके बाद भी छाती चौड़ी करके आके थाने में आपके सामने बिना मतलब की पैं पैं कर रहा है, तो हम तो सही करके काहे ना आए आपके पास। आप चलिए, जो उचित कार्रवाई हो उसको करिए। वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ, मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो काजल भी नहीं है, अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज, तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू, नहा ली तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटी के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज
कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तूने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी, और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई, और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ, मैं और क्या करता? अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी, और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो अब इसी के पास रहे। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फाइव जी बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहां पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू,
क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता ये तुम क्या कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे